हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम कंपेयर करने वाले हैं टॉप 3 बिगेस्ट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स को। कौन कौन से हैं वो? तो सबसे बड़ा हाइब्रिड फंड जो है वो है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड। सेकंड सबसे बड़ा जो है वो है आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट। एंड थर्ड सबसे बड़ा जो है वो है एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड। और इंटरेस्टिंगली ये तीनों फंड हाउसेस भी इंडिया के फर्स्ट 1, 2, 3 सबसे बड़े फंड हाउसेस भी हैं, ठीक है। और उन्हीं के ये फंड्स भी सबसे बड़े हैं। तो इन तीनों को कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि ये फंड्स जो हैं कैसे हैं, किस में अगर आपको एक फंड यूज़ करना है या इन्वेस्ट करना है तो उसमें से कौन सा आप कर सकते हैं, कौन सबसे कंसिस्टेंट है। ये तीनों का बहुत अच्छे फंड्स हैं, बट उनमें से सबसे अच्छा कौन है और किस प्रोफाइल के हिसाब से, किस रिस्क के हिसाब से कौन कितना लेता है, बहुत डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा लंबा हो सकता है, 1.5x पे आप देख सकते हैं वीडियो को, ताकि आपको थोड़ा फास्ट और टाइम भी बच जाए। स्टार्ट करने से पहले सारा डेटा जो लिया है हमारा फंडोमीटर जो प्लेटफॉर्म है investindia.in के ऊपर, जिसमें बहुत बहुत डिटेल एनालिसिस ऑफ म्यूचुअल फंड्स मिलता है। जो आप देखेंगे यहाँ पर ग्राफ्स, टेबल्स, वो कहीं पर भी नहीं मिलते। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, रिव्यू प्लेटफॉर्म विच इज़ इन इंडिया करेंटली। तो वो ज़रूर investindia.in पे जाके आप फंडोमीटर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर और भी डिटेल्स मिलते हैं आपको। और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कुछ डिस्काउंट कूपन्स विच आर गोइंग ऑन, वो आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि ये कैटेगरी क्या है, एग्रेसिव हाइब्रिड, राइट। ये जो कैटेगरी है ये बेसिकली एक हाइब्रिड कैटेगरी है। तो इसमें क्या थॉट रहता है, जो मतलब सेबी का जो रूल है इसमें, वो ये है कि मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट ऑफ टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये जो फंड्स को मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। अब सिंस 65% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली ये जो फंड्स हैं इनका टैक्सेशन इक्विटी की तरह ही होता है, ठीक है। और जो रेस्ट 35% हैं वो ये डेट में कर सकते हैं या थोड़ा इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट मिनिमम 65% इनको इक्विटी एलोकेशन लेना है। मोस्टली एग्रेसिव हाइब्रिड फंड सिर्फ 2 ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी और डेट। ये गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, रियल एस्टेट आरईआईटीज़ वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। ये हाइब्रिड फंड्स किस इन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए हैं, तो एक मतलब डिपेंडिंग कि क्या आपकी रिस्क प्रोफाइल है, सब चीज़ें हैं, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। बट एक टिपिकली अगर आप एक 3+ ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है आपका, तो ये फंड्स यू कैन लुक एट, ठीक है। 5+ ईयर्स का है तो एक मॉडरेट इन्वेस्टर भी इन फंड्स को ले सकता है। स्पेशली रिटायरमेंट के बाद अगर एक थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को पैसा रखना है, तो ये कैटेगरी के फंड्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी काम के फंड्स हैं और एक ठीक ठाक रिटर्न देते हैं विद मच लेसर रिस्क देन नॉर्मल इक्विटी फंड्स, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इन तीनों फंड्स के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एसबीआई, तीनों फंड्स काफ़ी पुराने हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं। एचडीएफसी हाइब्रिड को ऑलमोस्ट 18 साल हुए हैं, बट अगर आईसीआईसीआई प्रू को देखेंगे तो 24 ईयर्स हो गए हैं, और एसबीआई वाले को तो ऑलमोस्ट 27-28 ईयर्स पुराना ये फंड्स है। तो ये तीनों फंड्स काफ़ी पुराने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, और बहुत बड़े फंड्स हैं। तो अगर हम एसबीआई का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ रुपीज़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 60,000 करोड़ रुपीज़ जो ये फंड मैनेज करता है। आईसीआईसीआई प्रू 25,000 करोड़ का है, और एचडीएफसी हाइब्रिड जो है ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए मैनेज करता है। तो ये बहुत बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं ये, ठीक है। और ये इससे ये भी पता चलता है कि ये बहुत पॉपुलर कैटेगरी है, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपीज़ ये 3 फंड्स ऑलमोस्ट मैनेज करते हैं, मतलब मोर देन 1 लाख करोड़ एक्चुअली। तो यू कैन इमेजिन कि ये काफ़ी पॉपुलर कैटेगरी भी है, मतलब बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो समझ लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो में कितना परसेंटेज दे चार्ज, तो रेगुलर और डायरेक्ट मैंने दोनों यहाँ लिखे हुए हैं। तो रेगुलर जो है वो 1.445 है, एसबीआई का इसका 1.6 है। तो सबसे कम, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट भी है उनका। तो ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा होता है तो एक्सपेंस रेशियो का भी रूल्स हैं कि वो स्लैब वाइज उनको कम करना होता है। तो इसीलिए एसबीआई जो है उसका लीस्ट एक्सपेंस रेशियो है, बोथ रेगुलर वाइज एंड डायरेक्ट वाइज, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है। आईसीआईसीआई और इन दोनों का जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी सिमिलर है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का बहुत सिमिलर है। रिटर्न सिंस इंसेप्शन, ऑब्वियसली इंसेप्शन पीरियड, इंसेप्शन स्टार्ट डेट अलग अलग है, तो ये तीनों कंपेरेबल नंबर नहीं है। बट मतलब आप समझ सकते हैं कि 96 से ये फंड स्टार्ट हुआ है और 15% के रिटर्न दिए हैं, जबकि एक हाइब्रिड फंड है।
हाइब्रिड फंड ने 15% रिटर्न दिए। तो ये बेसिकली वो बताने के लिए है कि तीनों फंड्स ने, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, तो 12-13% प्लस रिटर्न दिए हैं, जबकि ऑलमोस्ट लाइक 25-30-35% एलोकेशन डेट में है। तो उससे पता चलता है कि कितना अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। तीनों फंड्स के बहुत बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, बहुत स्टार फंड मैनेजर्स जो बोलते हैं वो तीनों के वैसे ही हैं। SBI इक्विटी के आर श्रीनिवासन जी हैं, हु इज़ द इक्विटी मतलब CIO ऑफ SBI, मेरे ख्याल से अब तो ओवरऑल CIO बन गए हैं जहाँ तक मुझे याद है। फिर ICICI प्रू के नरेंद्र शंकरन, अगेन CIO ऑफ ICICI। SDFC के चिराग सेतलवद, अगेन CIO ऑफ SDFC। तो तीनों फंड्स के जो CIO हैं, तीनों फंड हाउसेस के जो CIO वो इन फंड्स के फंड मैनेजर्स हैं और काफ़ी समय से फंड मैनेजर्स हैं। देखो आप SBI का तो 10 साल प्लस हो गए हैं, नरेंद्र जी को भी ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं, चिराग जी को भी एक्चुअली ज़्यादा टाइम हो गया है क्योंकि ये मर्ज हुआ था 2018 में फंड, इसीलिए ये जून 2018 से दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली चिराग जी को भी टाइम ज़्यादा हो गया है एज अ फंड मैनेजर ऑफ दीज फंड्स। तो इस तरह से पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंस भी है ना, तीनों के CIOs इन फंड्स को देख रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंड है, काफ़ी बड़े बड़े फंड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ समझ आती है और काफ़ी टाइम से हैं, तो कंसिस्टेंसी ऑफ फंड मैनेजर भी है। तो काफ़ी इस चीज़ों में तीनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मतलब तीनों का बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल एलोकेशन है कितना कितना। जैसे मिनिमम तो 65% रखना ही है इक्विटी में, वो तो अपने को पता है, लेकिन है एक्चुअली कितना है करंटली और कितना रहा है ट्रेंड, वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो SBI सबसे पहले देखते हैं। तो SBI करंटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा इक्विटी एलोकेशन रखा हुआ है। तक अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली लार्ज कैप एलोकेशन, ये येलो जो है वो डेट है, ये जो कलर है ये बेसिकली कैश है, कैश एंड अदर्स, ठीक है। और रेड कलर जो है वो लार्ज कैप है, ब्लू है मिड कैप और ग्रीन स्मॉल कैप, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि बेसिकली आफ्टर 2017 में कैटेगराइजेशन वगैरह थोड़ी सी क्लियर हुई थी, राइट। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कैटेगराइजेशन के हिसाब से 2017 के बाद ही ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आप देखेंगे कि मेजरली लार्ज कैप ओरिएंटेड रहा है, स्मॉल कैप एलोकेशन बहुत कम है, ज़्यादा नहीं लेते। तो लार्ज और मिड कैप एलोकेशन ये मेजरली लार्ज कैप है, और डेट एलोकेशन जो है वो कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट उतना रहा है, कंसिस्टेंटली लार्ज कैप एलोकेशन बढ़ रहा है। अभी करंटली लार्ज कैप एलोकेशन 63% तो लार्ज कैप ही है, 12% मिड कैप है और ऑलमोस्ट 2% स्मॉल कैप है सिर्फ। तो स्मॉल कैप एलोकेशन ज़्यादा नहीं लेता है, मेजरली मोर रिस्क कम लेता है। 18% डेट है, मतलब लॉन्ग टर्म डेट मान सकते हैं, और कैश जो है वो 5-5.5% का एलोकेशन है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप ये सारा चीज़ें देखें तो यू विल सी ये जो फंड है ये ऑलमोस्ट 75% से भी ज़्यादा एलोकेशन इक्विटी में रखा हुआ है इसने करंटली, ठीक है। तो 75% से भी ज़्यादा एलोकेशन यहाँ आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 75% एलोकेशन इसने इक्विटी में रखा हुआ है, जिसमें मेजरली लार्ज कैप है और मिड कैप है, स्मॉल कैप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो इवन 65% का मिनिमम है, लेकिन इसने 75 रखा हुआ है। तो इक्विटी एलोकेशन हायर है देन द व्हाट दे कैन डू, मतलब 65 भी रख सकते हैं बट इसने 75 रखा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट समझना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। और वो लार्ज कैप ओरिएंटेड है मेजरली। अगर हम ICICI देखें जो नंबर 2 का फंड है, वो थोड़ा डिफरेंट है इस चीज़ में, राइट। वहाँ पर लार्ज कैप एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली उतना ही रहा है, बढ़ा नहीं है। मिड कैप एलोकेशन भी उतना ही रहा है, स्मॉल कैप भी ज़्यादा बढ़ा नहीं है, बट एलोकेशंस दे हैव नॉट चेंज्ड मच। स्पेशली अगर हम 2017 के बाद देखेंगे तो आप देखोगे ये बहुत ही कंसिस्टेंटली सिमिलर ट्रेंड है, उतना ही लार्ज कैप, उतना ही ऑलमोस्ट मिड कैप, उतना ही स्मॉल कैप और उतना ही डेट और उतना ही कैश। तो काफ़ी सिमिलर है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत है बट ज़्यादा नहीं है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर यू विल सी अ ट्रेंड विच इज़ गोइंग अपवर्ड, राइट, कि इक्विटी एलोकेशन बढ़ रहा है, स्पेशली 2022 के बाद इक्विटी एलोकेशन बढ़ाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको वो ट्रेंड नहीं दिखता है, यहाँ पर इट इज़ मोर कंसिस्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये फंड मैनेजर का थॉट प्रोसेस में घुसने की चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट समझेंगे कि ऑलमोस्ट 70% एलोकेशन जो है करंटली, यहाँ पर 75% था, यहाँ पर ऑलमोस्ट 70% एलोकेशन इक्विटी में है, ठीक है। उसमें हाँ, मतलब स्मॉल कैप एलोकेशन भी 5% के आसपास है इसका, ठीक है। और ये 7.8% है, और ऑब्वियसली लार्ज कैप तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा ही इस कैटेगरी में, बिकॉज इट्स अ लेस रिस्की कैटेगरी। फंड मैनेजर्स विल नॉट टेक टू मच लार्ज स्मॉल कैप एलोकेशन फॉर श्योर, ठीक है। तो उस तरह से ये एलोकेशन इसके, लेकिन इट हैज़ मोर कंसिस्टेंट एलोकेशन, ठीक है। तो वो ज़रूरी है आपको समझना कि इसकी एलोकेशन ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो किसी को अगर ये एसेट एलोकेशन के हिसाब से सोचना है कि यार मेरा इतना परसेंटेज एलोकेशन रहे, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि इनका एलोकेशन
वो 68-70% के आसपास रखते हैं लगता है ये, मोर और लेस। अगर हम यहाँ देखें तो ये 70% के आसपास ही इसका इक्विटी एलोकेशन रहता है। तो अगर आपको 70% वाला फंड लेना है जो बढ़ नहीं रहा हो, कम नहीं हो रहा हो, तो ये काफ़ी अच्छा फंड है उस हिसाब से। इसने अभी 70 से 75 कर दिया, थोड़ा लेटर रिसेंटली इंक्रीज़ किया, ठीक है। और वो भी रिसेंटली किया, उससे पहले ये भी जो है 70% के आसपास ही था, बट रिसेंटली दे हैव इंक्रीज टू 75%, ठीक है। तो इस तरह से ये आप समझ लें। अब थर्ड जो है SDFC, थोड़ा डिफरेंट है। SDFC में 66-67% एलोकेशन ही इक्विटी में है। तो सबसे कम तीनों में एलोकेशन करंटली सबसे कम SDFC में। अच्छा, SDFC 2018 से पहले कंप्लीटली दूसरा फंड था, इट वॉज ए प्योर इक्विटी फंड। उसका पूरा का पूरा नाम वगैरह चेंज करके, सब कुछ चेंज करके ये मतलब एंड ऑफ 2017 के बाद ही ये फंड जो है हाइब्रिड फंड बना है। उससे पहले कुछ और फंड था, मतलब SDFC जो हाइब्रिड इक्विटी फंड है। तो इसलिए 2018 से पहले का जो परफॉर्मेंस है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब इग्नोर करना चाहिए, कंप्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए इस फंड में, ठीक है। तो 2018 तो 5 साल का ही हमें सब चीज़ें देखना है इस फंड का। 7 साल 10 साल के रिटर्न्स का कोई मतलब है नहीं इस फंड में, ठीक है। जब से ये फंड वैसा बना है उससे आपसे देख सकते हैं आप, अगेन काफ़ी कंसिस्टेंटली इसने इक्विटी एलोकेशंस जो हैं अराउंड 670 से कम ही रखे हैं, मोर और लेस। और करंटली जो है वो अराउंड 67% है, ठीक है। डेट एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है, कैश ज़्यादा कैरी करता नहीं है, जबकि ये दोनों ज़्यादा, और कैश ज़्यादा कैरी करते हैं, बट ये डेट ज़्यादा कैरी करता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह ज़्यादा कैरी करता है। तो 30% तो डेट है इनके पास, ठीक है। तो ये इस तरह से ये तीनों फंड्स डिफरेंट हैं। अगेन इंपॉर्टेंट, फिर से बता रहा हूँ, 5 साल पहले का फंड SDFC का परफॉर्मेंस नहीं देखना है अपने को, ठीक है। तो आगे ये याद रखना है अपने को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब हम होल्डिंग ट्रेंड देखते हैं कि किस तरह से ये फंड्स अपने इक्विटी एलोकेशन को चेंज। ऑब्वियसली इक्विटी सबसे बड़ा एलोकेशन है ना, तो स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, थोड़ा बहुत डेट भी देखेंगे, बट स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अब ये सबसे पहले SBI सबसे बड़ा जो फंड है वो आप देखेंगे, वो काफ़ी कंसिस्टेंटली, अगर हम स्पेशली अगर हम टॉप 9-10 स्टॉक्स देखें, राइट, तो हम देख सकते हैं कि बहुत टॉप 9 स्टॉक्स जो ये हैं, ठीक है। तो उसमें तो आप समझ लें कि ये लास्ट 5 साल से सेम इन्होंने कंसिस्टेंटली ये स्टॉक्स रखे हैं, इसमें से कोई भी सेल नहीं किया है और बाय नहीं किया, मतलब कम्प्लीटली एग्जिट नहीं लिया है या नया कोई एंट्री नहीं लिया है। तो इस तरह से पता चलता है कि अच्छा खासा 5 साल का होराइज़न इन्होंने इस स्टॉक्स में रखा है। उसके बाद भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 4-5 साल से इन्होंने लिए हैं, तो एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म होराइज़न है। 35 स्टॉक्स करंटली इनके पास हैं, 35 स्टॉक्स हैं सिर्फ, और कितना पैसा लगा हुआ है, 50,000 करोड़ रुपीज़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ना, और सॉरी 60,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, राइट। तो 60,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, उसमें से कितना 75% एलोकेशन, ठीक है। तो वो आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ रुपीज़ इन्होंने सिर्फ 35 स्टॉक्स में डाला हुआ है, 35 स्टॉक्स में, ठीक है। तो ये भी समझना है कि आर श्रीनिवासन जी SBI फोकस्ड इक्विटी के भी फंड मैनेजर है, तो उनका थॉट प्रोसेस काफ़ी फोकस्ड और एक कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड थॉट प्रोसेस समझ आता है यहाँ से, ठीक है। तो 35 स्टॉक्स हैं करेंटली इनके पास, जबकि पहले ज़्यादा थे, ठीक है। 2018 में देखेंगे, 17 में देखेंगे तो 61 स्टॉक्स भी रखे थे, बट कंसिस्टेंटली इन्होंने इसको कम किया है, सिर्फ 35 स्टॉक्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। एंड वी कैन सी मोस्टली बड़े बड़े बैंक, HDFC बैंक, ICICI, भारतीय एयरटेल, SBI, इन्फोसिस, तो ये सब बड़ी लार्ज कैप कंपनीज ही टॉप होल्डिंग इनकी ओवरऑल है। अब हम जाते हैं ICICI प्रू पे। तो ICICI प्रू का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यू विल सी मोर लॉन्ग टर्म चेंजेस, मतलब आपको कम और भी कम चेंजेस दिखेंगे, और ज़्यादा लंबे लंबे इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। देखिए NTPC का इन्वेस्टमेंट इनके पास ऑलमोस्ट 8 साल से है। ICICI बैंक तो शुरू से अगस्त 2010 साल से ICICI बैंक दे आर कैरिंग। भारतीय एयरटेल अगेन 8 साल से, ठीक है। ONGC अगेन 10 साल से दे आर कैरिंग। तो सम ऑफ द स्टॉक्स विच दे आर कैरिंग आर फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, अगेन वेरी लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस यू विल सी इन इन्वेस्टिंग, बट नंबर ऑफ स्टॉक्स दे हैव इज 65। तो मोर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दे हैव, 65 स्टॉक्स में इन्होंने अपना पैसा डाला हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये मच मोर डाइवर्सिफाइड है फ्रॉम SBI परस्पेक्टिव। अब हम देखते हैं SDFC हाइब्रिड इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको अगर 2018 से ही देखना है, जैसे मैंने बताया 2018 से पहले नहीं देखना, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो आप मतलब पोर्टफोलियो चेंज ही नहीं हुआ है, पता है आपको 2018 से टॉप 20 स्टॉक्स का, मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड कि 2018 से लेके, मतलब अगर 2018 से लेके अगर 2023 तक जो आज जो टॉप 20 स्टॉक्स हैं वो पिछले 6 साल से लगातार सेम हैं, मतलब सेम
चेंज, टॉप 20 चेंज हुए होंगे, बट टॉप 20 के 20 स्टॉक्स 2018 में भी थे और अभी भी हैं। तो यू कैन इमेजिन कि जो एक बार मतलब इनकी कन्विक्शन बिल्ड हो गई है उस स्टॉक के, तो ये एकदम उसको लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ठीक है, HDFC बैंक देखो, आप ICICI बैंक देखो, ITC 2018 में लिया तो अभी तक कैरी कर रहे हैं, रिलायंस लिया तो अभी तक कैरी कर रहे हैं। तो मतलब जो स्टॉक इन्होंने 2018 में लिए थे वो 20 के 20 स्टॉक मतलब आज टॉप 20 में। तो मतलब यू विल सी कि कितना लॉन्ग टर्म है। अगेन वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, अगेन 36 स्टॉक्स ओनली इन द पोर्टफोलियो, वेरी सिमिलर टू SBI। ठीक है, और जबकि पहले जब हम देखेंगे तो 68 थे, 59, 46, 38, 37, 36, तो कंसिस्टेंटली मोर कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स द पोर्टफोलियो मैनेजर हैज़ टेकन। ठीक है, अगेन 20,000 करोड़ का फंड है, तो हम समझ सकते हैं कि अच्छा खासा एलोकेशन इन्होंने स्टॉक्स में रखा है, सिर्फ 36 स्टॉक्स में रखा हुआ है। तो काफ़ी सिमिलर ऑन SBI पर्सपेक्टिव अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, बट वेरी वेरी डिफरेंट। मतलब बहुत सही लगता है कि 20 टॉप 20 स्टॉक्स 6 साल से हैं पोर्टफोलियो में। तो कन्विक्शन कितनी ज़्यादा है फंड मैनेजर, जब इन्वेस्ट किया था, अच्छे रिसर्च किया था, दे हैव नॉट चेंज दैट मच, वो कंसिस्टेंटली उसको होल्ड किया। अब हमने स्टॉक्स की काफ़ी डिटेल में बात करी है, तो अब हम डेट जो इनके पास है, क्योंकि ऑब्वियसली हाइब्रिड फंड्स है ना, तो थोड़ा बहुत डेट के बारे में भी बात करना पड़ेगा, मतलब जो बॉन्ड्स कैरी कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, तो वही करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो तीनों ने काफ़ी एक सेफ्टी वाइज, मतलब रेटिंग्स के हिसाब से काफ़ी सेफ्टी, मेजरली सोवरन बॉन्डेड रेटिंग्स, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मतलब टॉप क्वार्टाइल जो सबसे अच्छे जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वो उसी में इन्वेस्ट किया है। बहुत ही कम ए और बिलो रेटेड पेपर्स में है, वो भी सिर्फ ICICI वालों का थोड़ा बहुत है, मतलब 1-1.5-2% ओवरऑल पोर्टफोलियो का ICICI का ही है जो ए और बिलो रेटेड बॉन्ड्स में है। ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे तो HDFC के पास कोई भी ए एंड बिलो नहीं है, और ना SBI के पास कुछ भी ए एंड बिलो बॉन्ड नहीं है, एक भी नहीं है उनके पास। ठीक है, ICICI जो है मेजरली सोवरन में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, और SBI जो है वो भी सबसे ज़्यादा सोवरन में करता है, बट HDFC जो है वो सबसे ज़्यादा AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में करता है, सोवरन में कम करता है। तो ये इस तरह का, बट मेरे को लगता है कि इट इज़ फाइन। ठीक है, तीनों का काफ़ी सेफ्टी वाइज ठीक है। ओनली ICICI का थोड़ा ए एंड बिलो 1-2 पेपर्स लग रहे हैं, वो शायद 1-1.5% का उनका एलोकेशन है, विच इज़ लिटिल बिट रिस्की, बट अदरवाइज काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट दिखता है ओवरऑल तीनों पोर्टफोलियोज़ का फ्रॉम डेट पर्सपेक्टिव। अगर हम और डिटेल में बात करें तो आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी द चार्ट प्रॉपरली और नॉट, थोड़ा सा लाइट है, बट स्टिल आई विल जस्ट स्पीक अबाउट इट। तो डेट पोर्टफोलियो का एवरेज मैच्योरिटी कितना, रिस्क फ्रॉम ड्यूरेशन रिस्क कितना ले रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क कितना ले रहे हैं, तो वो भी आपको समझेगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले SBI का, तो SBI का जो ओवरऑल डेट पोर्टफोलियो है वो एवरेज मैच्योरिटी उसकी करंटली अराउंड 7.5 है। ठीक है, ICICI प्रो की एवरेज मैच्योरिटी 6.65 ईयर्स है, और HDFC की एवरेज मैच्योरिटी 5.44 ईयर्स है। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा एवरेज मैच्योरिटी जिसने ली है वो SBI की है। तो मतलब ड्यूरेशन रिस्क बोलते हैं या इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है सबसे ज़्यादा SBI ले रहा है। सेकंड नंबर पे ICICI है, सबसे कम रिस्क ड्यूरेशन रिस्क, मतलब अब इंटरेस्ट रेट्स अगर और बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, SBI को, बट इंटरेस्ट रेट गिरते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका होगा, वो भी SBI को। ठीक है, तो ये चीज़ समझना है। तो वो थोड़ा सबसे ज़्यादा रिस्क उसने लिया हुआ है, बट मतलब ये एक उन्होंने ये थॉट प्रोसेस लिया है कि भाई हम जो है नियर बाय साइकिल पे पहुंच गए। बट अगर हम YTMs देखें तो तीनों की काफ़ी सिमिलर है। YTM मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी, कि मैच्योरिटी तक मतलब 7.5 ईयर्स अगर हम SBI का देखें तो 7.46% की YTM है। मतलब अगर हम 7.5 साल तक अगर ये होल्ड करके रखते हैं इन बॉन्ड्स को सबको एवरेज, तो इनको 7.5% पर एनम उस पर मिलेगा। तो काफ़ी सिमिलर है। अगेन ICICI का 7.64 है, इनका 7.59 है, तो काफ़ी सिमिलर YTMs के साथ तीनों के तीनों फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट, बट ओवरऑल यस एवरेज मैच्योरिटी तीनों फंड्स की ज़्यादा है। तो तीनों एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक हम इंटरेस्ट रेट साइकिल के पीक पे हैं, मतलब इसीलिए ज़्यादा मोस्टली एवरेज मैच्योरिटी फंड्स रखते हैं। सेक्टर एलोकेशन देखें तो तीनों के तीनों फंड्स का टॉप सेक्टर प्राइवेट बैंक्स है। तो वो देखा भी था हमने, सबके बाद ICICI HDFC बैंक मोस्टली तीनों के पास टॉप था। ठीक है, तो वही है HDFC में जो ओवरऑल एलोकेशन इक्विटी एलोकेशन में से 20%, मतलब
70% इक्विटी एलोकेशन का 20% एलोकेशन प्राइवेट बैंक्स में है, इनका 15% है, इनका 11.5% है। बाकी इनका क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में मतलब आई एम श्योर कि मेजरली रिलायंस होगा, फिर पावर है, टेलीकॉम है, आईटी है, यहाँ फार्मा फाइनेंस, तो फार्मा एलोकेशन एसबीआई के पास अच्छा खासा है, और यहाँ इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स ज़्यादा है। तो इस तरह से तीनों का डिफरेंट थॉट है, बट बैंकिंग प्राइवेट पे तीनों सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड बैठे हैं। अब बात करते हैं रिटर्न्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमेशा बात करते हैं कैलेंडर रिटर्न्स की, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी फंड्स की बताते हैं, ठीक है। और तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। जैसा मैंने बोला कि हम 2018 से पहले एचडीएफसी के रिटर्न्स को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो एसबीआई अगर आप देखोगे लास्ट यहाँ पर मैंने 6 साल का रिटर्न 7 ईयर्स का रिटर्न लिया है, और वाईटीडी भी लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एसबीआई ने 2019 में जो है दोनों फंड से अच्छा परफॉर्म किया, हाइब्रिड से अच्छा करा, और बिल्कुल क्लोज टू इंडेक्स परफॉर्म किया, ठीक है। लेकिन आईसीआईसीआई ने 2016 में भी किया, और 2021-22 और वाईटीडी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। तो आईसीआईसीआई का रीसेंट परफॉर्मेंस वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और 2021 में तो उन्होंने 41% रिटर्न दिए, विच इज़ अमेजिंग, ठीक है। और 2022 में 11% रिटर्न दिया, अगेन वेरी वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाकी देखें तो, ठीक है। और वाईटीडी में भी देयर परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड। तो आईसीआईसीआई प्रू एंड इक्विटी फंड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस लिया है लास्ट 2-2.5-3 साल में, ठीक है। तो इसीलिए आपको देखेगा कि उनके ट्रेलिंग रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखेंगे तो 2020 में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, एक्चुअली वर्स्ट था। 2019 में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। 2018 में नेगेटिव रिटर्न्स थे, ठीक है। 2017 में भी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं था। 2016 में फिर बहुत अच्छा था। तो 3-4 साल उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया भी नहीं है, तो ऐसा समय भी रहा है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी समझ लीजिए आप। ये जो रिटर्न्स हमें, जो ट्रेलिंग रिटर्न्स आई एम श्योर, जैसे मैंने बोला आईसीआईसीआई प्रो के सबसे अच्छे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लास्ट 2.5-3 साल के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। अब क्या ये आगे चल सकते हैं, क्या नहीं चल सकते हैं, वो हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जबकि उससे पहले क्योंकि 4 साल अच्छा रहा भी नहीं है उनका। बट एसबीआई जो है अगर आप देखोगे तो उनका वाईटीडी बहुत ख़राब है, मतलब कंपेयर टू अदर्स। 2022 भी सब बहुत ख़राब था, अगेन दोनों से मिला के, ठीक है। 2021 ठीक था, 2022-20 भी ठीक था, 2019 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, 2018 में देवर द ओनली वन जो पॉजिटिव थे, ठीक है। 2017 में भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक अच्छा था, और 2016 में मतलब आसपास ही था, कुछ खास अच्छा नहीं था। तो इस तरह से एसबीआई जो है वो बहुत ख़राब कभी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दिया है जैसे आईसीआईसीआई ने दिया है। एचडीएफसी अब 2018 से ही देखते हैं, 2018 का भी नहीं देखते क्योंकि ये भी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था। 2019 का देखते हैं, तो 2019 के बाद 2022 में ही रिटर्न उनके काफ़ी अच्छे थे। वाईटीडी भी एक ठीक ठाक लेवल पे है, ठीक है। और बाकी उनके परफॉर्मेंस भी एक ठीक ठाक, मतलब बहुत ख़राब परफॉर्मेंस उन्होंने भी एटलीस्ट लास्ट 4-5 साल में अगर हम देखें, एक 2018 को छोड़ दें, -11% दिया था उसने, तो वो था, राइट। तो इस तरह से हमें समझना है कि डेफिनेटली रीसेंट परफॉर्मेंस ऑफ आईसीआईसीआई इज़ वेरी वेरी गुड, इट बिट लिट, और बट मोर कंसिस्टेंसी कि बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत बुरा भी नहीं, तो वह एसबीआई और एचडीएफसी वो मुझे ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि इनके बहुत परफॉर्मेंस जो है पहले काफ़ी ऊपर नीचे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको समझना है। ओवरऑल नंबर ऑफ कैटेगरी में फंड है कि 34 फंड्स हैं इस कैटेगरी में, 32 थे पहले, और 2016 में 23 फंड्स थे इस कैटेगरी में। ट्रेलिंग रिटर्न्स, तो जैसे मैंने बोला कि ट्रेलिंग रिटर्न्स सबसे अच्छा आईसीआईसीआई के ही दिखेंगे, क्योंकि उनका 2.5-3 साल का कैलेंडर रिटर्न्स बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो वही आप यहाँ देखेंगे, वाईटीडी 1 साल 3 साल, तो उनके परफॉर्मेंसेस अमेजिंग है। 30% का उन्होंने 3 ईयर में रिटर्न दिया है, 30% फॉर अ हाइब्रिड फंड, ठीक है। कैगर रिटर्न्स अमेजिंग, 5 ईयर 17% फॉर अ कैगर रिटर्न्स इज अमेजिंग। तो ऑब्वियसली सबसे अच्छा रिटर्न्स जो है आईसीआईसीआई प्रू ट्रेलिंग में तो बहुत ही अच्छा दिखेगा ही, क्योंकि रीसेंट परफॉर्मेंस का बहुत अच्छा है, ठीक है। एचडीएफसी का परफॉर्मेंस भी अगर हम 5 साल तक देखें तो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। एसबीआई का रिसेंटली 1 और 3 ईयर्स का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं रोलिंग रिटर्न्स, राइट। रोलिंग रिटर्न्स अगेन एचडीएफसी का हमें थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस सिर्फ 5 साल का ही है, और ये डेटा मैंने 10 साल का लिया है, तो ये मैंने वेबसाइट से लिया है। तो मेरे को लगता है कि एचडीएफसी का हमें इग्नोर करना चाहिए रोलिंग रिटर्न्स, हमें सिर्फ एसबीआई आईसीआईसीआई का देखना चाहिए। एसबीआई का सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी रोलिंग रिटर्न्स में, कि कभी भी अगर 3 साल आपने होल्ड किया है इस फंड ने, लास्ट 10 साल में कभी भी 3 साल किया है, तो कभी भी इसने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए। वर्स्ट रिटर्न्स इसने 2.83 दिए हैं। 5 साल अगर आपने होल्ड किया है तो वर्स्ट रिटर्न 4.56 दिया। 7 साल अगर आपने होल्ड किया है तो 10% के वर्स्ट रिटर्न्स इस फंड के हैं, राइट। लेकिन आईसीआईसीआई ने नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए हैं अगर 3 साल आपने होल्ड किया है, बट उनके हाईएस्ट रिटर्न बहुत अच्छे हैं। 3 साल सबसे अच्छा टाइम जो रहा, 31% रिटर्न उन्होंने दिए,
ठीक है, तो इस तरह से हमें समझना है कि किस तरह का रिस्क प्रोफाइल इन तीनों फंड्स का है। HDFC आई एम जस्ट इग्नोरिंग हेयर बिकॉज एज आई सेड वी जस्ट हैव 5 ईयर डेटा प्रॉपरली फ्रॉम देम। ठीक है, अब हम और रिस्क समझ लेते हैं ओवरऑल फंड्स का, तो बीटा और अल्फा को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो SBI जो है वो कैटेगरी एवरेज के काफ़ी क्लोज है बीटा। ठीक है, तो कैटेगरी एवरेज के आसपास का ही रिटर्न रिस्क लेता है, और अगर हम कंसिस्टेंटली बाहर लास्ट में भी देखें तो पहले नीचे था, फिर थोड़ा आगे हुआ, फिर कम हुआ, मतलब ज़्यादा ऐसा एज सच बहुत डिविएशन नहीं है उसका। ठीक है, और करेंटली इट इज़ 0.9% का ऑलमोस्ट बीटा है, विच इज़ लेस देन इंडेक्स एंड क्लोज टू कैटेगरी एवरेज। अल्फा जो है फंड ने पहले अच्छा जनरेट किया था, बट 2022 से लास्ट हमने 1.5 साल देखा ना, YTD और 1 साल का रिटर्न अच्छा नहीं है। 2022 का भी कैलेंडर खराब है और YTD भी खराब है, तो इसलिए अल्फा जो है वो फिसल गया है कैटेगरी एवरेज के नीचे। तो लास्ट 1.5 साल से ये फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जबकि उससे पहले कंसिस्टेंटली अल्फा क्रिएट कर रहा था ये कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। ICICI प्रू की जहाँ तक बात करें हम, तो बीटा जो है वो मोस्टली ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू कैटेगरी एवरेज। ठीक है, एटलीस्ट इन लास्ट 3 ईयर्स तो ज़्यादा बीटा रहा है, ज़्यादा मतलब उनका जो रिस्क है या वोलेटिलिटी है वो ज़्यादा रही है। उससे पहले देवर मोर कंसिस्टेंट, बट अभी ज़्यादा रखा है उन्होंने, बट उसकी वजह से इनका अल्फा हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। तो रिस्क भी ज़्यादा ले रहे हैं, बट उसकी वजह से रिटर्न्स आप देखो, जब से इन्होंने ज़्यादा रिस्क लेना शुरू किया है 19 से, उसके बाद इनका अल्फा जनरेशन बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर चला गया है। क्या ये कंसिस्टेंटली आगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है, बट अल्फा इन्होंने फिर भी पहले भी अच्छे से जनरेट किया है। बीच में ही 6-8 महीने का अल्फा जनरेशन नहीं था, बट काफ़ी अच्छा फंड है, कंसिस्टेंटली हमेशा अल्फा जनरेट करता है। HDFC हाइब्रिड अगेन 2018 से पहले का डेटा छोड़ देते हैं, क्योंकि ये फंड ही अलग था 2018 से पहले, यहाँ से देखते हैं इसको। ठीक है, बट इट इज़ मोर रिस्क टेकिंग, राइट, मोर रिस्की, और ये हमने देखा था कि उसका स्मॉल कैप एलोकेशन भी सबसे ज़्यादा था, अगर आपने देखा था। ठीक है ना, तो वो ऑब्वियसली उससे ही पता चल रहा है कि मोर रिस्क, मोर वोलेटिलिटी HDFC हाइब्रिड टेक्स कंसिस्टेंटली, जबकि अभी काफ़ी क्लोज आ गया है। ठीक है, और अल्फा जनरेशन एक्चुअली मतलब 2018 से ही देखें तो अभी ही रिसेंटली लास्ट 1-1.5 साल में दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग अल्फा। ठीक है, इन द ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स या इन ओवरऑल थिंग्स। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट दीज 3 फंड्स। तो ओवरऑल अगर हम एक समरी देखें, ठीक है, तो ये है कि तीनों फंड्स एक बहुत ही अच्छे फंड्स हैं। कैटेगरी के हिसाब से अगर हम देखें तो तीनों बहुत ही अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स हैं। तीनों का डिफरेंस जो है वो यही है कि ICICI का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन ICICI डेफिनेटली स्टार परफॉर्मर दिखता है, ट्रेलिंग वाइज भी, कैलेंडर एटलीस्ट लास्ट 3 साल का, और उससे पहले भी, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि कोई भी फंड ऐसा नहीं है कि बहुत कभी खराब किया है, लेकिन स्टार रिटर्न्स वाइज भी, रिस्क वाइज भी और एलोकेशन वाइज भी, तो ICICI डेफिनेटली स्टार दिखता है तीनों में। बट ये आगे ही वो कि आगे भी ये कंसिस्टेंट कर पाएंगे, वही क्वेश्चन है। बट बाकी दोनों फंड्स भी बहुत ही अच्छे फंड मैनेजर्स के पास हैं और बहुत ही कंसिस्टेंट है और अच्छा खासा अल्फा जनरेट भी किया है। तो ये एक थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही है, बट अगर रिस्क वाइज देखूँ मैं, ठीक है, तो सबसे कम जो अगर आप रिस्क लेंगे तो वो है SBI में। अगर आप SBI में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक मोर लेसर रिस्क, मोर कंसिस्टेंट, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, तो SBI उस हिसाब से बहुत अच्छा फंड है। लेकिन अगर आप थोड़े से एक थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ें स्पाइस अप करना चाहते हैं, तो ICICI इज़ अ better bet from that perspective. At least this is how the currently it is looking, and how it goes future वो हमें देखना पड़ेगा। That is all I wanted to talk about it. I hope that आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर investordan.in जाके फंडोमीटर पे ज़रूर चेक कीजिए, और ये सारे फंड्स का रिव्यू वहाँ अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 300+ फंड्स हम बहुत डिटेल में इस तरह का रिव्यू करते हैं, और इस तरह का डेटा वहाँ पर मिलेगा आपको। That is all. Have a great time ahead दोस्तों। जय हिंद।